आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 29 नवंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। ब्लैक सी में यूक्रेन का बड़ा वार, रशिया की शैडो फ्लीट के 2 टैंकर्स उड़ा डाले। रशिया का ताबड़तोड़ जवाब, यूक्रेनी कैपिटल पर 596 ड्रोन्स और 36 मिसाइलें दागी। यूनिसेफ का खौफनाक अलर्ट, गजा में 9300 बच्चे भुखमरी के मुहाने पर पहुंचे। 100 फलस्तीनियों को उठा ले गई फौज। वेस्ट बैंक में इसराइल का बड़ा धावा। सीरिया के आम लोगों ने आईडीएफ को कर दिया जलील। कुनैत्रा में इजरायली फौज का ड्रामा हुआ नाकाम। ईरानी नेवी की ताकत में बड़ा इजाफा। सहन डिस्ट्रॉयर और कुर्दिस्तान फ्लोटिंग बेस वापस सर्विस में शामिल। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई का बड़ा बयान, आखिर क्यों कहा अंदरूनी फूट मत फैलाओ, दुश्मन इस जंग में खाली हाथ लौटा है। और पाकिस्तान में अलार्म, पीटीआई का बड़ा दावा, इमरान खान 1 महीने से आइसोलेशन में, मौत की अफवाहों पर भी पार्टी ने दिया बयान। इन हेडलाइंस के अलावा भी कई अहम खबरें हैं इस बुलेटिन में। आजाद बोले इंडिया में खैर मकदम है आपका। मैं हूं आदिल खान आजाद और यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। पहली खबर यह है कि तुर्की के करीब ब्लैक सी में, काले समंदर में, काला सागर में बड़ा धमाका हुआ है। यूक्रेन ने रशिया की शैडो फ्लीट के 2 जहाज़ों को उड़ा डाला है। समुद्री ड्रोन से ये तगड़ा हमला किया गया है। अब ये खबर कंफर्म है, पहले पता नहीं था हमला किसने किया, अब तो यूक्रेन ने मान लिया है। यूक्रेन की एसबीयू सिक्योरिटी सर्विस के एक ऑफिशियल ने बताया कि यूक्रेन ने ब्लैक सी में 2 शैडो फ्लीट टैंकर्स को मरीन ड्रोन से हिट किया है, यानी समुद्री ड्रोन से। ये वही टैंकर्स हैं जिनसे रशिया वेस्टर्न पाबंदियों के बावजूद उन्हें धता बताकर ऑयल एक्सपोर्ट करता था। एसबीयू और यूक्रेन की नेवी के जॉइंट ऑपरेशन में ये दोनों जहाज टारगेट किए गए रूस के। तुर्की ने भी कंफर्म किया है कि बॉस्फोरस स्ट्रेट के पास 2 शैडो फ्लीट टैंकर्स पर धमाके हुए, आग लगी और ऑन बोर्ड क्रू के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशंस चलाने पड़े, सबको बचाया गया। एसबीयू ऑफिशियल के मुताबिक दोनों टैंकर्स कैरोस और विराट उस वक्त खाली थे, उनमें तेल नहीं भरा हुआ था और रशिया के बड़े ऑयल टर्मिनल नोवरोसियस्क की तरफ जा रहे थे। हमले के दौरान कैद हुए वीडियोस में साफ दिखता है कि धमाकों के बाद दोनों टैंकर्स को क्रिटिकल डैमेज हुआ और वो पार्शली आउट ऑफ सर्विस हो गए। दोस्तों, ये हमला रशिया की ऑयल ट्रांसपोर्टेशन को एक बड़ा झटका देगा। रूस ने अपने 2 जहाजों पर हुए ड्रोन हमलों का फौरन बदला लिया और यूक्रेन को दहला दिया। कीव में भारी रशियन मिसाइल और ड्रोन हमले हुए, जिसमें कम से कम 2 लोगों की जान गई, 37 जख्मी हुए, एक बच्चा भी इनमें शामिल है। दोस्तों, कीव यूक्रेन की कैपिटल है, दारुल हुकूमत। यहां की लोकल अथॉरिटीज ने कहा कि हमला इतना इंटेंस था कि आधी कीव सिटी अंधेरे में डूब गई। यूक्रेन की एयरफोर्स का कहना है कि रशिया ने 596 शाहेद टाइप अटैक और डिकॉय ड्रोन्स और 36 मिसाइलों से हमला बोला था, जिसमें से यूक्रेन के एयर डिफेंस ने 558 ड्रोन्स और 19 मिसाइलें गिराने का दावा किया है। लेकिन जो कुछ ड्रोन्स और मिसाइल्स कीव तक पहुंचे, उन्होंने शहर में भारी तबाही मचा दी, लोगों की मौत भी हुई। बात गजा की, सीज फायर के दौरान भी इस्राएली ड्रोन्स ने गजा के 2 मासूमों को मार डाला। गजा के साउथ में बनी सहलिया टाउन पर इस्राएली ड्रोन्स के अटैक हुए। अस्पताल से जुड़े जराये और मेडिक्स के मुताबिक 2 मासूम फलस्तीनी भाई, जिनका नाम जुमा और फादी था, सुबह सुबह एक स्कूल के पास निशाना बना दिए गए। अल जजीरा को चश्मदीदों ने बताया कि इस्राएली ड्रोन ने अल फराबी स्कूल के पास खड़े सिविलियंस पर बम गिरा दिया। दोनों बच्चों को नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया, लेकिन उनके जख्म इतने गहरे थे कि डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। सोर्सेस का कहना है कि अटैक वाली जगह येलो लाइन के बाहर है, वही बाउंड्री जो सीज फायर डील में रीडिप्लॉयमेंट जोन के तौर पर तय की गई थी। लेकिन बावजूद इसके इसराइल ने हमला कर दिया। वो तो अब तक कहता है ये येलो लाइन में घुस रहे थे, इसलिए हमने मार दिया। अरे, स्कूल तो इस तरफ था, तो क्या हैवानियत है कि वहां खेलते हुए बच्चों पर बम गिरा दिया गया? कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। गजा से दिल दहला देने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है, ध्यान से सुनिएगा। यूनिसेफ ने कहा है कि 5 साल से छोटे 9000 से ज्यादा बच्चे सीवियर मेलन्यूट्रिशन यानी भुखमरी के शिकार हैं।
यूएन की चाइल्ड एजेंसी यूनिसेफ ने आज एक खौफनाक अलर्ट जारी किया। एजेंसी का कहना है कि अक्टूबर महीने में गजा के अंदर 9,300 से ज्यादा छोटे बच्चे सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन में पाए गए। यूनिसेफ के स्टेटमेंट में साफ साफ कहा गया कि गजा में बच्चों की जान पर मैलन्यूट्रिशन एक बड़ा खतरा बन चुका है और अब सर्दियों ने हालात और भी जहरीले बना दिए हैं। बीमारियां तेजी से फैल रही हैं और मौत का रिस्क बढ़ गया है। सोचिए, ये 9,300 की फिगर अक्टूबर की है, यहां नवंबर खत्म होने पर आ गया है। ये तादाद तो और बढ़ गई होगी। यानी हालात बस भूख नहीं, जिंदगी और मौत के बीच खड़े हैं। सर्द हवाएं, कीचड़, भरे हुए कैंप, टूटे घर, गंदा पानी, हर चीज ने बच्चों की इम्यूनिटी को गिरा दिया है। यूनिसेफ का सबसे बड़ा इल्जाम यही है कि सर्दियों के लिए जरूरी सप्लाई, कपड़े, दवाएं, टेंट, हीटर्स सब बॉर्डर पर अटके पड़े हैं। इसराइल ने सब पर नकेल कस के रखी हुई है। एजेंसी ने, यूनिसेफ ने खुलकर मांग की कि गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड का महफूज, तेज और बिना रोक टोक के पहुंचना लाजिमी है, जरूरी ही नहीं। और अभी और इसी वक्त ये मदद पहुंचनी चाहिए, वरना एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि विंटर इज कमिंग। वेस्ट बैंक में भी इस्राएली फौज के जुल्म सितम रुक नहीं रहे। बड़ा धावा बोला गया आज भी। तामुम कस्बा है यहां से 100 फलस्तीनियों को उठा ले गई इस्राएली डिफेंस फोर्स, गिरफ्तार कर लिया गया। इस्राएली फोर्सेस ने टूबास गवर्नरेट के तामुम कस्बे में हैवी रेड की और लगभग 100 फलस्तीनियों को अपने साथ उठाकर ले गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर रेजिस्टेंस एक्टिविटीज में शामिल होने का इल्जाम लगाया गया, यानी वो रेजिस्टेंस जैसे हमास, फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद जो इस्राएल की फौज से लड़ता है, कहा ये लोग सब हैं, उठा ले गए। रेड के दौरान इस्राएली फौज ने दर्जनों घरों में घुसपैठ की, 20 से ज्यादा फलस्तीनी फैमिलीज को जबरदस्ती बाहर निकाला और घंटों तक अग्रेसिव सर्चेस, खोजबीन ये चलती रही। इस्राएली साइड ने बहाना बनाया कि वो हथियार ढूंढ रही थी, लेकिन रिपोर्ट में यह भी साफ नहीं है कि कोई हथियार मिला या नहीं। अब ये लोग महीनों से लेकर सालों तक इस्राएली काल कोठरियों में गुजारेंगे। वेस्ट बैंक में हर रात का ये इस्राएली जुल्म अब बढ़ता जा रहा है। सीरिया के बेजिन इलाके वाले टकराव के बाद इस्राएली फौज की एक पेट्रोल पार्टी आज सीरिया के कुनेत्रा कंट्री साइड में दाखिल हुई, लेकिन उनकी साजिश को सीरिया के आम लोगों ने रुस्वा कर दिया, भारी जलील किया। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पेट्रोल ग्रुप में 6 मिलिट्री गाड़ियां थी इस्राएली फौज की। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स कह रहा है कि इस्राएली फौजियों ने गांव वालों से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश किया। आखो भाई भाई, खाने की टोकरियां, डीजल और हीटिंग की चीजें बांटकर उनसे नजदीकी बनाने का ड्रामा किया आईडीएफ ने सीरिया के लोगों से, लेकिन इस गांव के मकामी लोगों ने सब कुछ ठुकरा दिया। गरीब हैं फिर भी ठुकरा दिया। इसके बाद इस्राएली पेट्रोल बिना किसी कांटेक्ट, बिना किसी बातचीत के वापस अपने कब्जे वाले इलाकों की तरफ लौट गई। गोलान फ्रंट पर इस्राएली साइड की ये चालबाजियां अब खुली किताब बन चुकी हैं। लोग साफ कह रहे हैं, हमारी जमीन में दखल नहीं चलेगा और दुनिया का कोई सामान हमारी जमीन को, हमारी यकजहती को, हमारी ईमानदारी को और हमारी हुब्बुल वतनी को खरीद नहीं सकता। सीरिया की अलशरा हुकूमत की तरह आप बातें देखिए। इसराइल के हमले की मजम्मत तो की, लेकिन साफ कह दिया हम अभी इसका बदला नहीं लेंगे। सीरिया ने इसराइल के बेत जिन पर किए गए खूंखार हमले की सख्त निंदा की है, कड़ी निंदा। हमारे हवाले करते हैं ना, यूं कड़ी निंदा करते हैं, तो सख्त मजम्मत की है। इस हमले में जुमे के दिन 13 सीरियाई मारे गए थे और इसी के बाद से इलाके में टेंशन तेज है। लेकिन इसके बावजूद सीरिया की शरीफ हुकूमत ने साफ साफ बोल दिया, हम इतने शरीफ हैं कि हम इस वक्त किसी फौजी जवाब की तरफ नहीं जा रहे, भले 13 लोग हमारे मारे गए। सीरिया के यूएन एनवॉय इब्राहिम अल-ओबी ने सना न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि इसराइल का यह अग्रेशन एक खुला जुर्म है, एक ओपन क्राइम है, लेकिन फिर भी हमारा मिलिट्री जवाब अभी टेबल पर नहीं है। अल-ओबी का कहना है कि दमिश्क अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में मिले कुछ अहम फायदों को बचाना चाहता है, कुछ अहम गेंस को बचाना चाहता है, और इसी वजह से सीरिया इस चिंगारी को फिलहाल जंग में नहीं बदलना चाहता। तो ये तो इसराइल को खुला ऑफर है, और हमले कर दो, हमारे पास तो बदले का प्लान टेबल पर ही नहीं है, जो चाहे करो, कद्दू मिला दो हमको। ईरान की नेवी में 2 बड़े एसेट्स की वापसी हुई है। सहंद नाम का डिस्ट्रॉयर शिप फिर से तैयार हो गया, ये पलट गया था पहले।
और इसके साथ में कुर्दिस्तान फ्लोटिंग बेस भी सर्विस में शामिल हो गया है। तैरने वाला बेस, बड़ा एक जहाज है। दोस्तों, ईरान ने अपनी नेवल पावर को, अपनी नेवी की पावर को बढ़ाने का साफ मैसेज दे दिया है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो साहंद डिस्ट्रॉयर जहाज जो पिछले साल रिपेयर के दौरान पलट गया था, अब मुकम्मल तौर पर दोबारा कमीशन कर दिया गया है। इसके साथ ही कुर्दिस्तान फ्लोटिंग बेस भी नेवी का हिस्सा बना दी गई है। मेयर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये दोनों एडिशंस ईरान की नेवल कॉम्बैट कैपेबिलिटी, स्ट्रेटजिक रीच और इंटरनेशनल वाटर्स में मौजूदगी को और मजबूत करेंगे। साहन, जो ईरान का खुद का बनाया हुआ स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, मतलब एक जंगी जहाज है, पानी के समंदर वाला जंगी जहाज, तो ये साहन जो है वो ईरान में ही बना है। पहली बार ये जहाज दिसंबर 2018 में लॉन्च हुआ था। इसमें हेलीकॉप्टर का डेक है, टॉर्पेडो लॉन्चर्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी शिप गन्स भी लगी हैं, सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी लगी हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी लगे हैं। पिछले साल गल्फ के उथले पानी में रिपोजिशनिंग के दौरान, जब इसकी दूसरी जगह तैनाती हो रही थी, उस दौरान ये जहाज पलटकर डूब गया था थोड़ा, लेकिन फिर ईरान इसे वापस खींच के लाया, इसे दोबारा खड़ा किया, कहा सीधे खड़े हो, फिर अब फिर से नेवी में शामिल हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस डिस्ट्रॉयर का नाम उस साहंद क्लास अलवंड फ्रिगेट की याद में रखा गया है जो 1988 में गल्फ में अमेरिकी नेवी के साथ मुकाबले में तबाह हो गया था। ईरान का सीधा इशारा है, समंदर की लड़ाई हो या स्ट्रेटजिक वाटर्स, तेहरान पीछे नहीं हटेगा। ईरान से 29 नवंबर को एक और खबर आई, सुन लीजिए मेरे भाई। इस खबर के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनी ने अंदरूनी फूट से आगाह किया है और कहा है कि ईरानी एकजुट रहकर दुश्मनों का सामना करें। तो क्या ईरान के अंदर कोई बगावत, कोई फूट है जो आयतुल्लाह खामेनी को ये पैगाम देना पड़ रहा है? खैर, टेलीविज़न पर दिए बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल जून की 12 दिन की जंग में अपने मकसद पूरे करने में नाकाम रहे। 86 साल के बुजुर्ग हैं आयतुल्लाह खामेनी साहब, जो 12 दिन के जो हमले चले थे, एक एरियल जो जंग थी, हवाई जंग कहलाएगी वो, उसके बाद बहुत कम नजर आए थे। खासकर उस वक्त जब इसराइली अफसरों ने उन्हें टारगेट करने की धमकी दी थी और कोशिश भी की थी। इसी वजह से ईरानी मीडिया में उनके जो संभावित उत्तराधिकारी होते हैं, यानी जो उनके मुमकिना जानशी हैं, उनको लेकर चर्चाएं तेज थीं कि अब कोई और बनेगा क्या, क्योंकि वो सामने नहीं आ रहे। उन्होंने 5 महीने में तीसरी मर्तबा मुल्क को खिताब किया कल और दावा किया कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल दोनों के प्लान फेल कर दिए और ईरान से दोनों खाली हाथ लौटे। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि इसराइल ने सबमरीन्स यानी पनडुब्बियां, फाइटर जेट्स और एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम समेत हर तरह के हथियार चला दिए, मगर फिर भी वो अपने मनचाहे नतीजे हासिल नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने लोगों को भटकाने की कोशिश की, मगर नतीजा उल्टा हुआ। ईरानी लोग और मजबूती से निज़ाम के साथ खड़े हो गए, हुकूमत के साथ खड़े हो गए, रेजिस्टेंस के साथ खड़े हो गए और आयतुल्लाह खामेनी के साथ खड़े हो गए। खामेनी के मुताबिक इसराइल और अमेरिका जुर्म करने आए थे, क्राइम करने आए थे, मगर सामने से चोट खाकर खाली लौट गए। यही असली शिकस्त है उनकी। उन्होंने कहा कि इस जंग ने इसराइल की 20 साल वाली पुरानी प्लानिंग को भी पलट दिया। इसके बजाय इस टकराव ने ईरान के अंदर उस तबके को भी एकजुट किया जो पहले सिस्टम से इख्तलाफ रखता था, मतभेद रखता था। इसे उन्होंने नेशनल लेवल की यूनिटी कहा, जिसे हर हाल में कायम रखना चाहिए। उन्होंने माना कि ईरान ने भी शहीद दिए, ईरान का भी नुकसान हुआ, और उन्होंने कहा ये जंग की फितरत है, लोग लड़ते हैं और लोग मारे जाते हैं, मगर ईरान ने दिखा दिया कि वो फैसला लेने और मजबूती से खड़े रहने की काबिलियत और कुव्वत रखता है। आयतुल्लाह खामेनी ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को भी झुठलाया जिनमें कहा गया था कि ईरान ने अमेरिका को इनडायरेक्ट पैगाम भेजा था। उन्होंने कहा कि ये सफ़ेद झूठ है, हमने कोई पैगाम नहीं भेजा, हम बात ही नहीं करना चाहते, हमें शक्ल नहीं पसंद है उसकी। उन्होंने माना कि ईरान के अंदर सियासी इख्तलाफ मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इतना बढ़ने नहीं देना चाहिए कि दुश्मन फ़ायदा उठा ले। ये भी खामेनी साहब ने कहा कि तफरकों को जन्म देना कौमी नुकसान है। जो जंग के दौरान मुल्क में यकजहती यानी यूनिटी बनी थी, उसे दोहराना चाहिए, उसे कायम रखना चाहिए। यही ईरान की असली ताकत है। दोस्तों, आयतुल्लाह खामेनी का ये बयान सीधे इस तरफ इशारा है कि ईरान आने वाले वक्त में एक तंग हालात और बड़ी चुनौती के लिए, बड़े चैलेंज के लिए अंदरूनी यूनिटी को सबसे अहम हथियार मान रहा है
اور اسی لیے خامنئی بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اور ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں، وہ ایران کے اندر رہیں، لیکن دشمن کے ساتھ نہ مل جانا، نہ دشمن کو فائدہ پہنچا دینا، ورنہ ایران جلتا ہوا شعلہ بن جائے گا، وہ ایران کو تباہ کر دیں گے۔ اب خبر پاکستان سے اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے جڑی ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف ان کی پارٹی ہے، اس کے ایک سینیٹر ہیں خرم ذیشان، انہوں نے عمران خان کی جیل میں حالت پر سیدھا الارم اٹھا دیا ہے۔ ذیشان کے مطابق عمران خان کو لگ بھگ 1 مہینے سے پوری طرح آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، بالکل الگ تھلگ، کسی کو ان کی خبر نہیں ہے، نہ فیملی سے ملاقات ہو رہی ہے، نہ لائرز وکیلوں کی ایکسیس ہے ان تک، نہ کسی سینئر پی ٹی آئی لیڈر سے انہیں ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ذیشان نے اسے کلیئر ہیومن رائٹس وائلیشن بتایا، کیونکہ قیدیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ ذیشان نے الزام لگایا کہ اتھارٹیز پریشر ڈال رہی ہیں کہ عمران خان ان کی شرطیں مان لیں۔ افواہوں پر روک لگاتے ہوئے ذیشان نے کہا کہ ہمیں گارنٹی ملی ہے کہ عمران خان زندہ ہیں، اڈیالہ جیل میں ہی ہیں اور پوری طریقے سے صحت یاب ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سب سے سیدھی اور پبلکلی آن ریکارڈ کنفرمیشن مانی جا رہی ہے۔ باقی آپ نے کئی خبریں سنی، ہم تو 3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ افواہیں ہیں، باقی آپ نے کہیں سن لیا ہوگا کہ عمران خان فوت ہو گئے، جس کی جیسی خبریں چلتی ہیں ویسی۔ فی الحال ان خبروں کے ساتھ ہی اس بلیٹن میں اتنا ہی۔ خبریں تو بہت ہیں، لیکن کچھ چننی پڑتی ہیں جو آپ کے سامنے لانی ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔